हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन भारत से संबंधित ये दूसरी वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें एमसीक्यू के रूप में हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो और भी ला चुके हैं, और साथ ही पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 3 वीडियोस अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड होने वाला है उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बिना देर किए हम आगे बढ़ेंगे और आज अपने सेशन को शुरू करेंगे। हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, और ये पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। बुद्ध चरित की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी कलहन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वघोष। अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। बाणभट्ट जो है ये लिखते हैं हर्षचरित। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित, जिसमें राजा हर्षवर्धन के समय और काल के बारे में बताया गया है। कलहन जो है ये लिखते हैं राजतरंगिणी। कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। याद रखेंगे, कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक कलहन ने लिखा है, जिसका नाम है राजतरंगिणी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने: जैन साहित्य आगम की भाषा क्या है? जैन साहित्य आगम की भाषा आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत और पाली और प्राकृत दोनों। देखिए, जैन और बौद्ध में मुख्य अंतर भाषा का ही है। एक मुख्य अंतर भाषा का है, जिसमें बौद्धों की जो भाषा है वो है पाली और जैनों की जो भाषा है वो है प्राकृत। वैदिक ग्रंथ की भाषा जो है वो संस्कृत है, तो ये आंसर नहीं होगा, और पाली और प्राकृत दोनों नहीं हो सकता है। पाली याद रखेंगे, ये है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, और प्राकृत जो है ये है आपका जैन धर्म से संबंधित। तो जैन साहित्य आगम की जो भाषा है वो हो जाएगी प्राकृत। ध्यान देंगे, आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी, वो किसकी शिष्या थी? वो थी महात्मा बुद्ध की शिष्या। तो आम्रपाली से पाली लेके आप याद रख लीजिए कि आम्रपाली जो है वो महात्मा बुद्ध की शिष्य थी। तो आम्रपाली से पाली आप निकालेंगे तो ये पाली मिल जाएगा बौद्ध धर्म से। ऐसे आप याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने: अष्टाध्यायी पर लिखे गए टीका ग्रंथ महाभाष्य के रचयिता कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन हैं: पाणिनि, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी कात्यायन। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि उस पे लिखे गए टीका ग्रंथ, जिसका नाम महाभाष्य है, उसकी रचना किसने की है, आपको ये बताना है। तो महाभाष्य के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के भी गुरु थे, और महर्षि पतंजलि ने ही योग सूत्र का प्रतिपादन किया है। विशाख दत्त लिखते हैं मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक कौन लिखते हैं? तो वो लिखते हैं विशाख दत्त। कात्यायन कौन से पुस्तक लिखते हैं? तो इनकी पुस्तक का नाम है गार्गी संहिता या फिर वर्तिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने: निम्नलिखित ग्रंथों का मिलान उनके रचनाकारों से करें। देखिए, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे इग्नोर करेंगे, और जैसा मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, आप उसे सुनेंगे और अपना नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है? एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचयिता का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि संबंधित पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए, पिछले अभी कोई पहला ही क्वेश्चन में मैं बताया था कि हर्षचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। और वहीं पे मैंने बताया था कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। देखिए, रामचरित एक पुस्तक है। रामचरित के रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित के रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी। विल्हन और आपका बच गया विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है? तो विक्रमांक देवचरित की रचना जो है वो विल्हन ने की है। और गौडवहो नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो वाकपति मुंज ने की है।
वाकपति मुंज ने की है। ध्यान देंगे, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, गौडवहो की रचना जो है वो वाकपति मुंज ने की है, विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की है और रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, विक्रमांक देवचरित विल्हन है और कलहन जो है वो राजतरंगिणी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है? आपसे पूछा जा रहा है तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन हैं सिलप्पाधिकारम, तोलक्कापियम, मणिमेखलई और एत्तु तोकई। तमिल व्याकरण ग्रंथ जो है वो हो जाएगा आपका तोलक्कापियम। तोलक्कापियम जो है ये आपका तमिल व्याकरण ग्रंथ है। सिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई जो है ये संगम ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिल ने की है। सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो इलंगो आदिल ने की है सिलप्पाधिकारम की रचना। और मणिमेखलई की जो रचना है वो किसने की है? तो मणिमेखलई की जो रचना है वो किया है शीतलय सत्तनार ने। किसने? शीतलय सत्तनार ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इन दोनों नामों को आप ध्यान रखेंगे। सिलप्पाधिकारम के रचनाकार हैं इलांगो आदिल और मणिमेखलई के रचनाकार हैं शीतलय सत्तनार और तोलक्कापियम जो है ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये हमारा रैपिड रिवीजन का सेकंड सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियोस है उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछ रहा है आपसे। आपके सामने ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर ऑप्शन डी सातवाहन वंश। ध्यान देंगे, सिक्कों का ज्यादा प्रयोग मौर्य वंश का हमें नहीं मिलता है, इसकी जानकारी है नहीं है कि सिक्के ये यूज करते थे या नहीं। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य वंश के समय में सिक्कों का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। गुप्त वंश जो है ये मौर्योत्तर काल का एक राजवंश है और गुप्त वंश ही वो राजवंश है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगर सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी करने वाला राजवंश पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का, यानी कि जिसमें सोने की मात्रा सबसे ज्यादा थी, प्योर गोल्ड कॉइन अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर कुषाण वंश हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन जारी किया तो उसका कुषाण वंश हो जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी के मात्रा में जिसमें कि सोने की मात्रा थोड़ी कम भी हो, अशुद्धियां भी हो सोने के साथ साथ, लेकिन सोने का सबसे ज्यादा सिक्का अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा गुप्त वंश। और अगर उसमें प्योरिटी की बात कर दे तो उसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। सातवाहन वंश जो है ये सीसा का सिक्का सबसे ज्यादा जारी किए थे। सीसा का सिक्का सबसे ज्यादा कौन जारी किए थे? तो वो सातवाहन वंश हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, एक तरफ आपको इतिहास से संबंधित काल का नाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इतिहासकारों का नाम दिया जा रहा है। आपको बताना है कि संबंधित काल के बारे में किस इतिहासकार ने जानकारी दी थी। आपके सामने ऑप्शंस है, पूरा पाषाण काल की जानकारी क्या डॉक्टर प्राइमरोज ने दी थी, मध्य पाषाण काल की जानकारी क्या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी थी, या फिर नव पाषाण काल की जानकारी क्या CL कार्लाइल ने दी थी। कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों में से कोई भी युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये सारे नाम इधर उधर करके लगाए गए हैं और मैं जो बता रहा हूं आप उसे सुन के अपने नोट्स में इसे ऐड कर लेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले कौन देते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले कौन देते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं CL कार्लाइल। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सबसे पहले देते हैं CL कार्लाइल। और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी जो है वो देते हैं डॉक्टर प्राइम रोज। नव पाषाण काल के बारे में जानकारी कौन देते हैं? डॉक्टर प्राइम रोज। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे किस काल के बारे में जानकारी किन्होंने पहले दी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव अस्थि पंजर का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? मानव अस्थि पंजर का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है बागौर, ऑप्शन बी है आदमगढ़, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ और कोल्डिहवा और ऑप्शन डी है सराय नाहर राय एवं महदहा। तो मानव अस्थि पंजर का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिला है सराय नाहर राय एवं महदहा से।
सराय नहरराय एवं महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक इलाके में पड़ता है और यहीं से मानव अस्थिपंजर का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो है यहाँ से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कृषि एग्रीकल्चर का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और कोल्डिहवा से हमें मिला है धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। कोल्डिहवा से हमें क्या मिला है? धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। बागौर और आदमगढ़ से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ से हमें मिलता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में है और बागौर राजस्थान वाले एरिया में है। बहुत बार ऐसा होता है कि जगह का नाम देके आपसे पूछ लेगा कि ये किस स्टेट में है, तो आप वो भी याद रखेंगे। बागौर राजस्थान, आदमगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश, और सराय नहरराय और महदहा जो है ये यूपी में पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है। और मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। कोल्डिहवा से धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से कब्र में मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में पूछ रहा है। कौन सा वो नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से एक कब्र में मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी गुफा कराल, ऑप्शन सी चिरांद और ऑप्शन डी पिकली हिल। ऑप्शन डी क्या है? पिकली हिल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम और गुफा कराल ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और बुर्ज होम ही वो एरिया है जहां पर एक कब्र में उसके मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। चिरांद जो है ये कहां पर है? बिहार में है, गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, बिहार में। चिरांद एकमात्र नवपाषाणिक स्थल है जहां हड्डियों से बनाए हुए औजार प्राप्त हुए हैं। और पिकली हिल जो है ये आंध्र प्रदेश में है जहां राख के ढेर पाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, नवपाषाणकालीन स्थल पय्यमपल्ली किस भारतीय राज्य में स्थित है? नवपाषाणकालीन स्थल पय्यमपल्ली किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। केरल में नवपाषाणिक स्थल वैसा कोई नहीं है जिसकी हमें जानकारी मिली हो। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागा अर्जुन कोंडा, पिकली हिल और उत्तनूर। नाम याद रखेंगे, नागा अर्जुन कोंडा और पिकली हिल। नागार्जुन कोंडा, पिकली हिल और उत्तनूर। क्या? उत्तनूर, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तमिलनाडु में जो है वो है पय्यमपल्ली। तमिलनाडु में कौन सा है? पय्यमपल्ली। नाम याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है। तो पय्यमपल्ली जो आपसे पूछ रहा है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, किस नवपाषाणकालीन स्थल से तांबा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? नवपाषाणकालीन स्थल वो कौन सा है जहां से हमें तांबा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? हम जानते हैं कि मानव के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो वो तांबा थी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि तांबा का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिला है? आपके सामने ऑप्शन है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है अतिरमपक्कम और ऑप्शन डी है हल्लूर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अतिरमपक्कम, जो मद्रास वाले एरिया में पड़ता था। यहां से हमें क्या मिला है? तांबा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद बिहार में है जहां से हमें हड्डियों के उपकरण सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, हड्डियों के उपकरण, ठीक है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है जहां एक कब्र में उसके मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से मातृदेवी की प्रतिमा अधिक संख्या में प्राप्त हुई है? मातृदेवी की प्रतिमा सर्वाधिक संख्या में किस नवपाषाण ताम्रपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं गिलुंद, ऑप्शन बी है कायथा, ऑप्शन सी है इनाम गांव और ऑप्शन डी है नेवासा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इनाम गांव। इनाम गांव और नेवासा ये दोनों जो है ये महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ते हैं और जोरवे संस्कृति के हिस्सा हैं। कौन सी संस्कृति के हिस्सा है? एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति था जोरवे, उसका हिस्सा है ये इनाम गांव, नेवासा, दैमाबाद, ये सब उसके हिस्सा हैं। गिलुंद जो है ये बनास या आहार संस्कृति का हिस्सा है जो कि राजस्थान में पड़ता है। बनास या
आहार संस्कृति का जो हिस्सा है वो कहाँ पर पड़ता है ये संस्कृति, तो ये संस्कृति पड़ती है आपका राजस्थान में, और इसका मुख्य केंद्र जो था वो गिलुंद था। कायथा जो है ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पटसन का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं दायमाबाद, नेवासा, नौदा टोली और इनाम गांव। इनाम गांव हमने पिछले ऑप्शंस में देखा था कि मातृ देवी की प्रतिमा यहां से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पटसन से संबंधित, तो पटसन का प्रथम साक्ष्य जो है वो नेवासा से प्राप्त होता है। कहां से? नेवासा से प्राप्त होता है। यहाँ जो चारों नाम दिया गया है, दायमाबाद, नेवासा, नौदा टोली, इनाम गांव, ये जोरवे संस्कृति के हिस्सा हैं। कौन से संस्कृति के हिस्सा हैं? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के हिस्सा हैं, और ये कहां पर पड़ता था? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा? अगर हम बताएं आपको उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर में है मांडा, पूरब में है आलमगीरपुर, दक्षिण में है दैमाबाद और पश्चिम में है सुतकांगेडोर। तो याद रखेंगे मांडा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर में, सुतकांगेडोर हो जाएगा पश्चिम में, आलमगीरपुर जो है ये आपका पूर्वी स्थल है, और दैमाबाद जो है ये दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में कितनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में कितनी थी? आपके ऑप्शन है 800 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1100 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1600 किलोमीटर। अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग त्रिभुजाकार आकार में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ था। यहाँ पे है मांडा, यहाँ पे है दैमाबाद, यहाँ पे है आलमगीरपुर, पूर्वी क्षेत्र में है आलमगीरपुर और पश्चिमी क्षेत्र में है सुतकांगेडोर। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कम होगा और पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है ये ज्यादा था। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ये है 1100 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है ये है 1600 किलोमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर। वहीं आपको पूरब से पश्चिम पूछ ले तो उसका हो जाएगा 1600 किलोमीटर। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, चार्ल्स मैसन या जॉन मार्शल। देखिए 1921 में दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा की खोज करते हैं, और 1922 में राखलदास बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ये दोनों जो है किनके अंडर में काम करते हैं? जॉन मार्शल के अंडर में काम करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पता अगर किसी ने सबसे पहले लगाया था तो उसमें नाम आता है चार्ल्स मैसन का। ठीक है, चार्ल्स मैसन का। देखिए दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नाम याद रखेंगे कि बंगाल में मोहन बागान बहुत फेमस है। बंगाली लोगों में मोहन बागान जो है ये बहुत फेमस है। और बंगाली लोग क्या टाइटल लिखते हैं? बैनर्जी टाइटल लिखते हैं उनमें से कुछ लोग। तो बैनर्जी को बंगाल से जोड़िए और बंगाल को मोहन बागान से जोड़िए तो आपको याद हो जाएगा मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बैनर्जी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है मांडा वो किस नदी के किनारे स्थित आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं झेलम, रावी, चेनाब या फिर सिंधु। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसका आंसर सिंधु नहीं मारना है, क्योंकि सिंधु उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। किंतु यहाँ पूछ रहा है मांडा के बारे में। मांडा वो सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं था। मांडा जो है चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। मांडा जो है वो चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्नानागार को किसने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है?
थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो स्नानागार है, इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है मार्क ऑरेल स्टाइन। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से जोड़ा था, तो इनका नाम याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को ब्राह्मी लिपि से जोड़ा किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चार्ल्स मैसन, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पता सबसे पहले लगाया था। आपसे पूछ रहा है स्नानागार जो कि प्राप्त हुआ है कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर और अच्छे से बताया जाए तो ये स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो से कोई भी चीज कब प्राप्त होगी? जब इसकी खुदाई की जाएगी। और खुदाई किसने किया था? राखल दास बैनर्जी ने। राखल दास बैनर्जी ने किसके अंडर में काम किया था? तो बैनर्जी ने काम किया था जॉन मार्शल के अंडर में। जॉन मार्शल प्रमुख थे। तो स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कौन कहेगा? जो वहां का प्रमुख है वही कहेगा। तो जॉन मार्शल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार और अन्नागार, ये दोनों चीज प्राप्त हुए हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण के लिए जो ईंट प्रचलित थी, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? आपके सामने ऑप्शंस हैं 6:3:2, ऑप्शन बी है 5:3:1, ऑप्शन सी है 4:3:1 और ऑप्शन डी है 4:2:1। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4:2:1। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसे इग्नोर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। जो प्रचलित ईंटें थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो वो था 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं लोथल, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है बनावली। बनावली से हमें क्या मिला है? मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना। मिट्टी का बना हुआ हल का जो खिलौना है वो हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है बनावली से। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य जो है ये मिलता है हमें कालीबंगा से। लोथल के बारे में आप जानते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन हैं चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी स्टुअर्ट पिगट, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर ऑप्शन डी जॉन मार्शल। देखिए, जॉन मार्शल तो खुदाई करवाए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की सहायता से। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था, हमें यह पता चलता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। हाथी दांत का बना स्केल किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का बना हुआ स्केल किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार प्राप्त हुआ है और लोथल से हमें प्राप्त होता है क्या? हाथी दांत का बना हुआ स्केल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता हुआ चित्र किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त होता है? तो देखिए, चालाक लोमड़ी को दर्शाता हुआ चित्र जो है ये कहां से प्राप्त होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकांगेडोर और आमरी। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। चालाक लोमड़ी को दर्शाता हुआ चित्र हमें किस स्थान से मिला है? लोथल से मिला है। सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और यहां से बोला जाता है कि घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी।
हालांकि अश्व के होने का प्रमाण हमें मिला है, लेकिन वो अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। आमरी से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आमरी नामक स्थल से गैंडा का साक्ष्य मिला है। किस चीज का? गैंडा का साक्ष्य हमें मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। युग्मित समाधान के प्रमाण ये कहां पर मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां पर मिला है? रोपड़ में। मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण लोथल। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा। आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि गलत मिलाया हुआ है। क्या युग्मित सावधान के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिले हैं? क्या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है? और क्या मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला है? या फिर क्या कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये आंसर देना है हमें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, नहीं जो पूछ रहा है, सही आंसर हो जाएगा डी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। युग्मित समाधान के प्रमाण जो है वो कालीबंगा और लोथल से मिला है, ये सही है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो रोपड़ से मिला है, ये भी सही है। और मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य जो लोथल से मिला है, ये भी सही है। ध्यान देंगे, जो पहला क्वेश्चन में मैं आगे के क्वेश्चन में मैं बताया था, यानी कि पीछे के क्वेश्चन में मैं जो बताया था कि बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो बुर्ज होम जो है वो नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ पे आपसे हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? वो मिला है रोपड़ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कांसे के नर्तकी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है? जलवायु परिवर्तन बहुत हॉट टॉपिक है, हमेशा करंट में रहता है, उस पर बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उससे निपटने के लिए। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन सी ऑरेल स्टाइन और ऑप्शन डी लैम्ब्रिक। देखिए, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके हैं, ये दोनों ही बाढ़ को कारण मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। लैम्ब्रिक जो है ये जनसंख्या विस्फोट को कारण मानते हैं। किसको? जनसंख्या का अचानक बढ़ जाना, जनसंख्या विस्फोट को कारण मानते हैं लैम्ब्रिक, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना। जलवायु परिवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरेल स्टाइन। जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसने माना था? तो वो ऑरेल स्टाइन थे। लैम्ब्रिक जनसंख्या विस्फोट को मानते हैं। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके जो हैं ये बाढ़ को कारण मानते हैं। चलिए, तो ये है हमारा आज का सेशन, हमारा यही कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस आने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।